This video is brought to you by Alpine Academy, subject Chemistry, class first year, Sindh textbook board, Jamshoro. Chemistry, class first year, second year, Sindh textbook board, Jamshoro. Assalamu alaikum guys, welcome to Alpine Academy, lecture number 4 and chapter number 7 of your textbook Chemistry, Solution and Electrolytes. इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशंस को, चाहे वो एसिडिक मीडियम में हो या बेसिक मीडियम में हो, ठीक है। और फर्दर टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे पीएच हो गया है और बफर सॉल्यूशन हमारा टॉपिक रह गया है और एक न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रोग्रेस टेस्ट 7 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी हम इस लेक्चर यानी इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं इस लेक्चर में, तो हम स्टार्ट करते हैं। रूल्स फॉर बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब हम जो है कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए अपनी इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, और इस मेथड को अप्लाई करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बैलेंस हों और वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हों किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। यानी वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे हों केमिकल रिएक्शन में, तो जाके हम इस ऐसी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं इस मेथड के ज़रिए। अच्छा, इसके कुछ की पॉइंट्स भी हैं, जैसे आयनिक सब्सटेंस जो होता है उसको हमने आयनिक फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। उसके अलावा जो पार्शियल आयनाइज सब्सटेंस होते हैं उनको भी आयनिक फॉर्म में लिखना है, ताकि उसमें आयनाइजेशन को हम उसको बैलेंस कर सकें। To balance the number of atom of oxygen, H2O and H ions are added in equation of acidic medium, whereas H2O and OH ions are added in basic medium, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास एसिडिक मीडियम की इक्वेशन है तो उसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल H पॉजिटिव आयन को ऐड करेंगे, और बेसिक मीडियम होगा तो उसमें हम वाटर मॉलिक्यूल और OH नेगेटिव आयंस को ऐड करेंगे बेसिक मीडियम में। तो अब इसके रूल देख लेते हैं। सबसे पहला रूल आपके पास क्या है, राइट अ स्केलेटन इक्वेशन which include those reactant and product that contain the element undergoing a change in oxidation state। सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, उसमें से हमने स्केलेटन इक्वेशन लिखनी है। स्केलेटन इक्वेशन क्या होती है, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिसमें आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही हो, ठीक है। उस इक्वेशन को आपने उठा के पहले लिखना है, तो वो आपकी स्केलेटन इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। ट्रांसफॉर्म द मॉलिक्यूलर स्केलेटल इक्वेशन इनटू आयोनिक फॉर्म। अब उसमें से हम फर्दर उस मॉलिक्यूलर स्केलेटन इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। इफ द गिवन इक्वेशन इज ऑलरेडी इन द आयनिक फॉर्म देन दिस स्टेप इज ओमिटेड। और ये भी हो सकता है कि आपके पास सवाल में आयनिक फॉर्म में ही सवाल आया हो, तो हम इस स्टेप को एमिट कर सकते हैं, मतलब ओमिटेड यानी इसको हम स्किप कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप आपका क्या है, द इक्वेशन इज स्प्लिट इनटू टू पार्शियल इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये हमारा कि इक्वेशंस को स्प्लिट करना है किसमें, पार्शियल इक्वेशंस में, ठीक है। और पार्शियल इक्वेशन कौन सी होंगी, एक ऑक्सीडेशन के लिए होगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए, और दूसरी रिडक्शन के लिए, ठीक है। यानी एक ऑक्सीडाइजिंग इक्वेशन होगी, दूसरी रिड्यूसिंग इक्वेशन होगी। बैलेंस ईच पार्शियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एटम। और हर पार्शियल इक्वेशन को एटम से हम बैलेंस करेंगे। अगर 6 मतलब कोई भी एटम है, लेट्स सपोज 2 Na रिएक्टेंट साइड पे है और एक सिंपल Na प्रोडक्ट साइड पे, तो हम वहाँ 2 लगाएंगे बैलेंस करने के लिए, ठीक है, ठीक है। अब न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में बात करें तो हमने H2O और H पॉजिटिव आयंस को ऐड करना है, ठीक है। H2O और H पॉजिटिव से हम ऐड करेंगे ताकि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को बैलेंस कर सकें। किसमें बात हो रही है, ये एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में। अच्छा, द ऑक्सीजन एटम्स आर बैलेंस्ड फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल एटम्स हैं उनको सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश है हमारी, ठीक है। सबसे पहले वो बैलेंस करे जाएंगे। In case of basic medium, OH negative ions and H2O are added, ठीक है। अगर आपके पास बेसिक मीडियम की इक्वेशन आती है बैलेंस करने के लिए, तो हमें OH नेगेटिव आयन और H2O को बैलेंस करना पड़ेगा ताकि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को बैलेंस कर सकें, ठीक है। उसके अलावा जो है, बैलेंस द charge in each partial equation by adding electrons to either the left or right side of the equation। और अगर हम चार्ज को बैलेंस करें तो हमें उसके लिए इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कराना पड़ेगा, ठीक है, या तो लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड पे। इट विल बी फाउंडेड electrons are added to the left in the partial equation for the reduction equation and to the right in the partial equation for the oxidation equation reaction, ठीक है। और मोस्टली ऐसा होगा कि हमारी अगर इक्वेशन रिडक्शन वाली होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होंगे, लेफ्ट साइड पे ऐड हो रहे होंगे रिडक्शन इक्वेशन के लिए, क्योंकि रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन कहाँ होगा, रिएक्टेंट साइड पे होता है गेन। और ऑक्सीडेशन इक्वेशन के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होंगे, राइट हैंड साइड पे।
तो यानी वहां पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसका मतलब आपके पास वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है, लेफ्ट में रिडक्शन के लिए होगा, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट रिडक्शन के लिए, और इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे राइट साइड पे ऑक्सीडेशन में। ठीक है, ये पॉइंट आपने ये जहन में याद रखना। मल्टीप्लाई ईच पार्शियल इक्वेशन बाय अ नंबर सो डेट द इलेक्ट्रॉन इन बोथ द पार्शियल इक्वेशन बिकम इक्वल नंबर। और हम दोनों पार्शियल इक्वेशंस को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन यानी दोनों इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर में आ जाए। ठीक है, उसके बाद एड द टू पार्शियल इक्वेशन आफ्टर कैंसिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स, यानी उन दो पार्शियल इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे ताकि आपके पास इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएं। इन द सम इक्वेशन कैंसिल आउट एनी स्पीशीज कॉमन टू बोथ साइड। उसके अलावा अगर हमारी इक्वेशंस में कोई ऐसी स्पीशी है जैसे कोई भी कंपाउंड दोनों तरफ सेम आ रहा है तो उसको भी हम एक दूसरे से माइनस करवा देंगे। ठीक है, तो ये इसके कुछ रूल्स हैं, आगे हम फर्दर देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास पहला सवाल है, बैलेंस द ऑक्सीडेशन ऑफ H2S विद HNO3 बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें आपने बैलेंस करना है H2S और HNO3 को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। अब अगर हम इसमें इक्वेशन देखें, स्केलेटन इक्वेशन कैसे बनेगी, हमें ये दिया हुआ होगा, हमने पहले एक इक्वेशन बनानी है, उससे क्या क्या बनता है, HNO3 प्लस H2S। ठीक है, जब रिएक्ट होगा तो आपके पास NO बनेगा और S और वाटर बनेगा। ठीक है, मोस्टली पेपर में ऐसा होता है कि ये स्टेप नहीं करना पड़ता, हमें डायरेक्ट आयनिक इक्वेशंस दी जाती हैं। ठीक है, हमें उसको आगे लेके चलाना होता है। ठीक है, बहुत इजी है अगर आप सही से समझने की कोशिश करें तो। सबसे पहले हम इस मॉलिक्यूलर इक्वेशन को आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब आयनिक इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होती है, जैसे यहाँ HNO3 है, यहाँ से हम H हटा देंगे, NO3 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जो कि फर्दर H2S के साथ मिलेगा और वहाँ पे वो NO में कन्वर्ट हो रहा है और S में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं वाटर और H को हटा देते हैं तो आयनिक इक्वेशन में तब्दील हो जाती है। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द नाइट्रेट आयन। अब हमें कैसे पता चला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रेट आयन है, ये ऐसे पता चला कि हमने क्या किया, हाइड्रोजन रिमूव करवाया। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोजन का लॉस हो जाना ऑक्सीडेशन होता है, यानी उसने खुद की क्या करी है, बेसिकली ऑक्सीडेशन करिए, यानी सिंस इट्स नाइट्रोजन चेंजेस द ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब अंडरगोज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यानी ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, अपनी रिडक्शन कर बैठा, दूसरे की ऑक्सीडेशन करा बैठा। ठीक है, और ऐसे कैसे पता चल रहा है कि रिडक्शन हो रही है, जैसे नाइट्रेट के पास 3 ऑक्सीजन है, जब वो कन्वर्ट हो रहा है NO में तो यहाँ एक ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो जाना रिडक्शन। ठीक है, इसी तरह नाइट्रेट -1 है और आपके पास, अच्छा नाइट्रेट ऑक्सीडेशन हो गई। अब हम सल्फर को देख लेते हैं, यहाँ पे H2S है। अब H2S क्या है, अब द रिड्यूसिंग एजेंट इज H2S। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हुआ, इसने दूसरे की रिडक्शन करवा दी और खुद की क्या कर ली, ऑक्सीडेशन कर ली। तो ऑक्सीडेशन कैसे करी इसने, अपना चार्ज बढ़ा के। यहाँ पे H2S पे सल्फर के ऊपर -2 का चार्ज है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में सल्फर के ऊपर 0 का चार्ज है, तो -2 के बाद क्या आएगा, 0 आता है, मतलब -2 छोटा होता है और 0 बड़ा होता है। तो इसका मतलब उसने ऑक्सीडेशन नंबर अपना बढ़ाया है, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाया तो उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास H2S हुआ जो कि रिड्यूस कर गया दूसरे को और अपनी ऑक्सीडेशन कर गया। ठीक है, इट कुड हैव बीन रिटन एज सल्फाइड आयन 2 नेगेटिव। ठीक है, सल्फाइड 2 नेगेटिव आयन करके लिखा जाता है, बट यहाँ पे S 0 करेंगे क्योंकि उसने अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज किया है। स्टेप 3, स्प्लिट द आयनिक इक्वेशन इनटू 2 पार्शियल इक्वेशंस। ठीक है, स्प्लिट करना है आयनिक इक्वेशंस को पार्शियल इक्वेशन में। NO3, ठीक है, ये N के ऊपर +5 है क्योंकि N के ऊपर +5 चार्ज आता है, O3 है और जब वो कन्वर्ट हुआ N+2O में, तो यानी रिडक्शन हो गई। कैसे, नाइट्रोजन के गिर गए चार्जेस, ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की गिर गई, +5 से 2 पॉजिटिव चला गया, तो यानी 5 बड़ा होता है 2 छोटा होता है, यानी वो छोटे में चला गया, इसका मतलब रिडक्शन हो गई। इसी तरह H2S2 है, ठीक है, H2S है और सल्फर के ऊपर -2 का चार्ज है, तो -2 का मतलब 0 तक आ गया, तो यानी -2 से वो 0 चला गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो इसका मतलब सिंपल ऑक्सीडेशन हो गई। स्टेप नंबर 4, बैलेंस द पार्शियल इक्वेशन सिंस द मीडियम इज एसिडिक। हमें सवाल में पता था कि एसिडिक है, लिखा हुआ था, तो हमें बैलेंस करना है। तो हम बैलेंस कैसे करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम आर बैलेंस्ड बाय एडिंग H2O एंड H पॉजिटिव आयन।
ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को कैसे ऐड कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, H2O और H पॉजिटिव आयन से। तो हमारे पास फर्स्ट पार्शियल इक्वेशन देखा जाए तो हमारे पास जो पहली NO3 है, यानी रिएक्टेंट साइड पे 3 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड पे NO में सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, तो हमारे पास ऑक्सीजन की कमी का है प्रोडक्ट साइड पे। तो ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए H2O लगाते हैं। तो हमारे पास कितने और ऑक्सीजन आने चाहिए, 2 ऑक्सीजन और आने चाहिए प्रोडक्ट साइड पे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम 2 H2O लगा देंगे। तो यहाँ पे भी कितने ऑक्सीजन हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे भी रिएक्टेंट साइड पे 3 ऑक्सीजन हो गए। बट हाइड्रोजन अब इधर प्रोडक्ट साइड पे 4 हो गए और रिएक्टेंट साइड पे नहीं है, तो उसको कन्वर्ट मतलब उसको बैलेंस करने के लिए हम 4 H पॉजिटिव आयन और लगाएंगे बैलेंस साइड, मतलब लेफ्ट साइड पे, ताकि उसको हाइड्रोजन को हम बैलेंस कर सकें। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको, कि आपके पास सिंपल ये वाली इक्वेशन थी। ठीक है, यहाँ जो N5O3 लिखा हुआ है और NO में कन्वर्ट हो रही है। आपके पास प्रोडक्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए कितने, मतलब उसको बैलेंस करने के लिए कितने और ऑक्सीजन चाहिए थे, 2। तो हमने 2H2O ऐड किया है प्रोडक्ट साइड पे। अब जब ऐड किया तो हमारे पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए और लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन एक भी नहीं था। हाइड्रोजन 2H2O यानी 2H2 यानी 4 हाइड्रोजन हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करने पड़े ताकि बैलेंस हो जाती ये इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बैलेंस है एज कम्पेयर टू एटम्स से रिलेटेड। ठीक है, एटम की बात करें तो बैलेंस्ड है, इधर भी 1 नाइट्रोजन, प्रोडक्ट में भी 1 नाइट्रोजन, रिएक्टेंट में 3 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में भी 3 ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में भी 4 हाइड्रोजन। अब हम अपनी सेकंड पार्शियल इक्वेशन को देखते हैं, H2S वाली इक्वेशन को। ठीक है, H2S में क्या है कि आपके पास यहाँ पे H2S है, यहाँ पे भी 2 H हमने ऐड करवाए। क्यों? क्योंकि यहाँ H की कमी थी। ठीक है, इन द सेकंड पार्शियल इक्वेशन यहाँ H नहीं था, यहाँ सिर्फ S था। ठीक है, यहाँ सिर्फ S था, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कराना पड़ेगा ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो सके। तो हमने यहाँ पे सिंपली एक H पॉजिटिव आयन ऐड करवा दिया। स्टेप 5, चार्ज इज बैलेंस इन द पार्शियल इक्वेशन बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। और चार्ज कैसे बैलेंस होगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। अब लेफ्ट हैंड साइड के चार्ज देख लेते हैं, माइनस और ये 4 पॉजिटिव, -1 + 4 -1 + 4 आंसर 3+। यानी हमारे पास यहाँ पे टोटल रिएक्टेंट साइड पे कितने चार्ज बन रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो हमें इन 3 को खत्म करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। और राइट हैंड साइड में हमारे पास चार्ज कितना है, 0 है। NO के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, H2 के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन लगाएंगे ही नहीं। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था जहाँ पे रिडक्शन होती है इलेक्ट्रॉन वहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये बात वेरीफाई भी हो गई। इन द सेकंड पार्शियल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है, मतलब एक तरीके से चार्ज यहाँ 0 है। बट यहाँ राइट हैंड साइड पे चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव है। 2 पॉजिटिव को खत्म करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हम प्रोडक्ट साइड पे लगाएंगे। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमारी ऑक्सीडेशन की इक्वेशन होती है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पे जाता है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू इक्वेट द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड गेन। अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है। ठीक है, बट हमारे पास इस इक्वेशन में NO3+4 वाली इक्वेशन में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि नीचे वाली इक्वेशन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कैंसिल नहीं हो सकते। तो हमें किसी एक इक्वेशन में या तो 3 इलेक्ट्रॉन रखने हैं या 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये करेंगे कि 2 से हम इक्वेशन नंबर, मतलब इस इक्वेशन यानी हमारी रिडक्शन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से, और हमारी ऑक्सीडेशन इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारे इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे दोनों जगह। ठीक है, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2NO3 हो गया, 4 हाइड्रोजन था तो 8 हाइड्रोजन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन थे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह NO1 था तो 2 हो गए, H2O 2 थे तो 4 हो गए। इसी तरह जब हम H2S को 3 से करेंगे तो 3H2S हो जाएगा, और प्रोडक्ट साइड पे 3 सल्फर हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन जाएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब हम इन दो इक्वेशन को आपस में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या होगा, कैंसिलेशन होगी। 6 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड के कैंसिल हो गए प्रोडक्ट के साइड के इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, इसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड पे, 6 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पे। तो 8 में से 6 चलेगा तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अच्छा, ये हम बाद में करते हैं, अभी इन्होंने नहीं किया। ठीक है, हम इसको एंड में करेंगे। कैंसिल आउट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। अब सिंपली ऐड कर देंगे, 2NO3 + 3H2S और + 8H इज इक्वल टू 2NO + 3S + 4H2O + 6H। ठीक है, यहाँ तक हमने बैलेंस अपनी कर ली है, मतलब इक्वेशन को।
अब हमारे पास जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो कैंसिल होंगी, जैसे हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन चले जाएंगे तो 2 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे रह जाएंगे, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहीं हाइड्रोजन बचेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे सिंस H6H पॉजिटिव इज कॉमन इन बोथ साइड, इसका मतलब दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ रिएक्टेंट साइड पे 8 हाइड्रोजन थे और प्रोडक्ट साइड पे 6 थे, 8 में से 6 चले गए तो 2 हाइड्रोजन रह गए। तो ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ बैलेंस हो गई है, जितने N हैं रिएक्टेंट पे उतने ही N प्रोडक्ट साइड पे हैं, जितने H हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड पे हैं। तो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ बैलेंस है और इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में वापस से। फ़र्क कुछ नहीं होगा, 2NO3 सिंपल इस 2H के साथ मिलके 2HNO3 बना देगा और यहाँ पे H हट जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, बैलेंस आपकी यहाँ तक हो गई है और अगर आप यहाँ पे छोड़ भी देते हैं अपना आंसर तो आपका वो आंसर एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हम इसको वापस से मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, अगर बोला जाए तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके पास दूसरी एग्जांपल आती है द ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सल्फेट बाय KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये भी आपके पास कौन सी इक्वेशन है, एसिडिक इक्वेशन। बेसिक इक्वेशन अभी हमने नहीं करी, बेसिक इक्वेशन हम अपनी प्रोग्रेस टेस्ट में करेंगे। एसिडिक इक्वेशन आपकी बुक में सॉल्व हुई भी है, बेसिक के लिए कुछ नहीं है, OH और H2O से बैलेंस करना है, बाकी सारी चीज़ें उसमें सेम ही है। स्टेप 1 क्या है, द स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन आपको गिवन होगी, आप मोस्टली तो गिवन होती है क्योंकि ये हम लोग खुद मतलब इंटर का बच्चा ये खुद नहीं बना सकता फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो ये आपको गिवन होगी, ये आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपने ट्रांसफॉर्म करना है आयोनिक इक्वेशंस को। आयोनिक इक्वेशन कौन सी होंगी, एक तो FeSO4 वाली, KMnO4 वाली। अब इसमें से पॉजिटिव हटा देंगे, MnO4 आ गया, एक आयोनिक इक्वेशन ये हो गया, सल्फेट हटा दिया, फेरस आ गया। ठीक है, ये आपके पास आयनिक इक्वेशन हो गई। अब MnO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे Mn+2 में। अब ये +2 कैसे आया, ये मुझे कैसे पता चला, ये मुझे ऑक्सीडेशन नंबर से पता चल रहा है। ठीक है, क्योंकि SO4 के ऊपर पूरा चार्ज होता है -2 का, तो SO4 का जब -2 है तो उसको बैलेंस करने के लिए Mn का कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए। क्लियर हो रही है बात। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे Fe2SO4 3 का चार्ज होता है -3 का, तो -3 का चार्ज है तो Fe के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +3 का चार्ज आना चाहिए। इस हिसाब से Fe के ऊपर +3 का चार्ज आ रहा है। ठीक है, मेक पार्शियल इक्वेशन। स्टेप नंबर 3 हमारा पार्शियल इक्वेशन बनानी होती है। MnO4 कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में। ठीक है, और इसी तरह आपके पास Fe2+, ठीक है, Fe2+ कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ में। ये आपकी बुक की मतलब एग्जाम्पल है, उसकी कहीं मैंने इमेज इसमें ऐड की है, तो आप वहाँ से भी अगर देख सकते हैं, अगर आपको इसमें थोड़ी सी इशू हो रहा हो तो, क्योंकि मुझे ये पूरा एक ही उसमें समझाने की है ताकि आपको स्टेप्स बार बार पीछे ना करना पड़े वीडियो को, ताकि आपकी सही से समझ आए। बहरहाल, बैलेंस द पार्शियल इक्वेशन, अब आपको बैलेंस करना है। ठीक है, अब सबसे पहला काम ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है, MnO4, Mn यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो Mn बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। रिएक्टेंट साइड पे 4 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड पे इसका मतलब 4 वाटर मॉलिक्यूल डालने पड़ेंगे, 4 ऑक्सीजन। अब यहाँ जब 4 ऑक्सीजन डाले और यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गए, तो अब यहाँ पे उसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पे 8 हाइड्रोजन डालने पड़ेंगे। ठीक है, और Mn आपके पास सिंपल एज इट इज हम लिखते जाएंगे जैसा है। फेरस आपके पास बैलेंस्ड है, यहाँ पे भी एक है Fe, यहाँ पे भी एक ही Fe है, तो Fe और Fe कोई चेंज नहीं होगा। अब हम इनके इलेक्ट्रिक चार्ज को बैलेंस करेंगे। ठीक है, MnO4 है, ठीक है, यानी आपके पास MnO4 का -1 और 8H का प्लस, यानी 8 पॉजिटिव। रिएक्टेंट साइड पे कितने हो गए, -1 और +8, यानी टोटल हो गए +7। ठीक है, रिएक्टेंट साइड पे टोटल कितने हैं, +7 हैं, और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, +2 हैं। तो +7 और +2 को हम कैसे कैलकुलेट मतलब बराबर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस तो नहीं करवा सकते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में, यानी यहाँ 2 से हम 7 नहीं कर सकते, बट 7 से हम 2 कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो 7 में से जब 5 माइनस करवा देंगे तो आपके पास रिजल्ट 2 आ जाएगा प्लस का। तो इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट साइड पे आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने। अच्छा, अब इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कैसे पता चल रहा है, आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हम इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करवाते हैं रिएक्टेंट साइड पे, तो उसका मतलब वो रिडक्शन होती है। अब कैसे मुझे पता चल रहा है कि रिडक्शन हो रही है,
यहाँ से MnO4 है, MnO4 में से O4 चला गया प्रोडक्ट साइड पे, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं इसको फिर से हाईलाइट कर दूं, MnO4 है, ठीक है। MnO4 में से O4 चला गया, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो पहली इक्वेशन हमारी रिडक्शन वाली हो गई। तो जरूरी है कि जब पहली इक्वेशन रिडक्शन हुई तो दूसरी इक्वेशन ऑक्सीडेशन ही होगी, ठीक है। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। Fe2+ है, यहाँ पे Fe3+ है, तो यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। तो पहली हमारी रिडक्शन हो गई, ये इक्वेशन हमारी रिडक्शन, नीचे वाली इक्वेशन हमारी ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या करेंगे हम, रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड पे ऐड होता है, तो इस हिसाब से यहाँ पे टोटल 7 - 5 इलेक्ट्रॉन, यानी 7 - 5 इलेक्ट्रॉन +2 चार्ज हो जाएगा पूरी रिएक्टेंट साइड का। इसी तरह प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ +2 चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज बैलेंस हो गया, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो उससे आपको इजीली और समझ आ जाएगा। मैं पूरा सही से लिख देता हूँ, -1 रिएक्टेंट साइड +8 हाइड्रोजन के, ठीक है, इज इक्वल्स टू +2 प्रोडक्ट साइड, ठीक है। अब मुझे ये आ रहा है +7 और इज इक्वल्स टू +2, ये बैलेंस नहीं है। इनको बैलेंस करने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करने पड़ेंगे, मैं इलेक्ट्रॉन वहां ऐड करूंगा जहां से मुझे ये 7 यानी बड़ी वैल्यू को कम करना चाहिए। तो 7 को मैं कम कर सकता हूं, लेकिन 2 को मैं 7 तक नहीं लेके आ सकता। तो 7 में मैं 5 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा, 5 इलेक्ट्रॉन यानी -5, ठीक है, -5, सॉरी ये इसको मिटा दो, -5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये +2 एज इट इज रहा। तो हम रिएक्टेंट साइड पे क्या ऐड करवाएंगे, -5 ऐड करवाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, ठीक है, यानी इसको नेगेटिव में हम लेते हैं चार्ज को, यानी ये नेगेटिव चार्ज होता है, -5 हो जाएगा ये। तो +7 - 5 +2, तो दोनों तरफ बराबर हो गया चार्ज। अब इसी तरह Fe2+ है, यानी रिएक्टेंट साइड पे कितना है 2+, और प्रोडक्ट साइड पे कितना है 3+। तो मैं हमेशा चार्ज को कम कर सकता हूं। तो कम करने के लिए मुझे यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ताकि इसका चार्ज +2 हो जाए। तो अब प्रोडक्ट साइड पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाऊंगा तो यहाँ पे भी +2 हो जाएगा, और रिएक्टेंट साइड पे भी +2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अपने चार्जेस बैलेंस कर लिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, टू इक्वेट द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड गेन मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन 5। अच्छा, अब हमें इक्वेशंस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास दूसरी इक्वेशन में 1 इलेक्ट्रॉन था और पहली इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो दूसरी इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई कराया, ताकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वेशन में बराबर हो जाए। पहली इक्वेशन में MnO4 उसको हमने कुछ नहीं किया, लेकिन सेकंड इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए दोनों इक्वेशंस में। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट साइड पे है ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्टेंट साइड पे, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। आफ्टर कैंसिलेशन इलेक्ट्रॉन एड 2 पार्शियल इक्वेशन। जब हम इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे तो आपके पास 2 पार्शियल इक्वेशन बन जाएंगी, मतलब सिंपली उनको दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करने से क्या होगा, MnO4 +5 इलेक्ट्रॉन +8H, ठीक है, सिंपली ऐड हो गया। इसी तरह Mn +2 +5 फेरस एंड +4H2, ये भी बैलेंस्ड है। अब वापस इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख लेते हैं, 5Fe3, यानी 5Fe3 मतलब, अच्छा यहाँ पे 5 Fe हैं बट ये Fe2 है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट साइड पे भी 10 लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसी तरह आपके पास 2 MnSO4 है, तो आपको सिंपली इधर भी 2 KMnO4 रखना पड़ेगा। और जब हम सारी इक्वेशंस को, जब 2 MnSO4 हो गया यानी ऑक्सीजन भी बढ़ गया, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स भी 8H2O हो जाएंगे। दोनों तरफ हमने 8H2SO4 भी करने पड़ेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। तो बहरहाल बैलेंस्ड इक्वेशन हमारी यहाँ तक की है, तो हम इसको यहीं तक करने की कोशिश करते हैं। इतनी इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में वापस से नहीं जाते, क्योंकि उसमें हमें नहीं बोला जाता वापस से करने के लिए। होप आपको एसिडिक इक्वेशन समझ आई होगी, बट बेसिक इक्वेशन हम इसके प्रोग्रेस टेस्ट के न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पास बुक में कोई एग्जाम्पल नहीं है। और अगर मुझे कोई एग्जाम्पल वैसी मिल गई तो मैं इसको फर्दर आगे बेसिक मीडियम में आपको वैसे और डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बेसिक मीडियम में OH को ऐड करते हैं और H2 को ऐड करते हैं, बस बाकी सारे स्टेप्स सेम टू सेम है। ओके, अब आपके पास pH एंड pOH का टॉपिक आता है। हाँ, बेसिकली जैसे हम टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं, जैसे टेम्परेचर की रेटिंग होती है उसका अपना एक स्केल होता है,
कि रूम टेम्परेचर क्या होगा, या किसी भी मीडियम में अगर हम टेम्परेचर या थर्मामीटर को हम उसमें पुट करें तो हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह पीएच एंड पीओएच की वैल्यूज से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। ठीक है, तो पीएच और पीओएच इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है कि हमारा सॉल्यूशन की नेचर क्या है। तो अगर हम देखें वाटर एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर की बात करें तो वो एसिड की तरह भी रिएक्ट करता है और एक तरीके से बेस की तरह भी रिएक्ट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास जब जब आपके पास अमोनिया वाटर में ऐड करवाते हैं, तो अमोनिया जब वाटर में ऐड होता है तो आपके पास OH नेगेटिव आयन डोनेट करता है, मतलब प्रोडक्ट साइड पे OH नेगेटिव आयन आते हैं। ठीक है, यानी वाटर एक तरीके से आपका प्रोटॉन डोनर है और एसिड है, उसके अलावा प्रोटॉन एक्सेप्टर है और बेस भी है। ठीक है, यहाँ क्या है, ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है एक तरीके से NH4। ठीक है, अब वाटर ने क्या किया कि अमोनिया को एक H पॉजिटिव दे दिया। ठीक है, H पॉजिटिव मीन्स एक प्रोटॉन उसको डोनेट कर दिया, तो ये यहाँ पे एक तरीके से एसिड बिहेव कर रहा है। ठीक है, एसिड वो होता है जो प्रोटॉन देता है। ठीक है, इसी तरह बेस वो होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो अब इस तरह यहाँ अमोनिया अमोनियम बन रहा है, यानी NH4 पॉजिटिव हो गया, यानी ये वाटर यहाँ पे एज अ एसिड बिहेव कर रहा है। सेकंड आपके पास क्या है, इफ वी ऐड अमोनिया इन वाटर इट एक्ट एज प्रोटॉन डोनर और एसिड। ठीक है, वही बात आ गई कि अगर हम अमोनिया में वाटर ऐड करते हैं तो आपके पास वो एसिड की तरह बिहेव भी करेगा और बनाएगा NH4 पॉजिटिव, और अगर प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है तो वो बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन को हम बोलते हैं H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा यहाँ पे। पहला वाला रिएक्शन सेम है जो हमने समझ लिया है। सेकंड रिएक्शन, जब वाटर HCl से रिएक्ट करेगा तो ये H पॉजिटिव यहाँ से ले लेगा H2O और खुद को क्या कर लेगा H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव बेसिकली बेस होती है, वीक बेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वाटर जो है एज अ बेस काम कर रहा है क्योंकि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस है। ठीक है, और प्रोटॉन उसको कहाँ से मिल रहा है, एसिड में से मिल रहा है। तो इस हिसाब से HCl हमारा क्या हुआ, एसिड हुआ, क्योंकि वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड होता है और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो बेस कहलाता है। ठीक है, अब आपके पास जो है कहते हैं प्योर वाटर आयनाइज टू वेरी स्मॉल डिग्री इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो वो आयोनाइज होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। ठीक है, जितने H पॉजिटिव उतने ही OH नेगेटिव आयंस आपके पास मिलेंगे। तो सिंपली एक इसको डिनोट करने के बाद अगर हम इस पे डिसोसिएट होने के बाद अगर हम इस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाते हैं इस प्रोसेस के लिए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बेसिकली वाटर की कंसंट्रेशन हमें पता है। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज एन एक्सिस फॉर्म, सो इट कंटेन कांस्टेंट। तो इसको हम कांस्टेंट ले लेंगे, कांस्टेंट लेंगे K से मल्टीप्लाई कर जाएंगे जो कि खुद एक कांस्टेंट है, तो ये KW हो जाएगा। और ये KW होता है, इट इज़ द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। ठीक है, KW आपके पास दोनों की प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अगर हम फॉर्मूले में भी देखें तो ये दोनों की प्रोडक्ट का मतलब दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है KW। And the concentration of H positive and OH negative in the solution at 25 degrees 1 exponent minus 7। और हमने ये मेजर की है कि 25 डिग्री पे अगर हम चेक करें तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टेंस मेजरमेंट ऑफ वाटर कितनी आती है, 1 एक्सपोनेंट माइनस 7। ठीक है, 1 एक्सपोनेंट माइनस 7 मोलैरिटी आपके पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है। इसी तरह आयनिक प्रोडक्ट की टोटल कितनी हो जाएगी, 1 एक्सपोनेंट माइनस 14, क्योंकि आपकी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और OH की कंसंट्रेशन दोनों बराबर ही होती हैं। अगर H की कंसंट्रेशन 1 एक्सपोनेंट माइनस 7 है तो OH की भी कंसंट्रेशन 1 एक्सपोनेंट माइनस 7 ही होगी। तो इस हिसाब से KW आपका किसके बराबर हो जाएगा, 1 एक्सपोनेंट माइनस 14 के। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कहते हैं एक वैल्यू आ जाती है 1 एक्सपोनेंट माइनस 14 के, जिसको हम इक्वेट कर देते हैं पीएच एंड पीओएच के फॉर्मूलेस के साथ, कि पीएच और पीओएच का अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, जिसकी बेसिस पे एक फॉर्मूला बनता है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, ओके, पीएच इज द convenient way for expressing the acidity and basicity of a solution। जैसे हम टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं थर्मोमीटर से, इसी तरह पीएच के भी स्केल से हम पीएच की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये बहुत आसान मेथड है कि ये पता लगाएं कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो पीएच बहुत इजी वे है
एसिडिटी और बेसिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए किसी भी सॉल्यूशन की। pH इटसेल्फ क्या होता है? इट इज़ द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव लॉग होता है हाइड्रोजन की आयंस की कंसंट्रेशन का। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, या ये भी लिख सकते हैं कि लॉग की पावर, लॉग मतलब 1/H पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के पीछे जो भी वैल्यू होती है वो लॉग के अपोजिट वाली वैल्यू की पावर बन जाती है। तो लॉग के पीछे माइनस का साइन है, तो जब लॉग के पीछे वाली वैल्यू H पॉजिटिव आयंस की ऊपर लगेगी, पावर बन जाएगी, तो H पॉजिटिव आयंस की पावर -1 हो जाएगी। तो जिस किसी भी वैल्यू की -1 हम लेते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट है उसकी पावर -1 है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं? 1/, वो अल्फ़ाबेट। तो इसी तरह 1/H की कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। तो ये भी इसका फॉर्मूला बन जाता है, pH बराबर हो जाती है इसके log 1/H पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह दस फॉर वाटर इन विच H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी होती है वाटर में? 1 एक्सपोनेंट -7। ठीक है, मोलैरिटी। इसी तरह OH की भी इतनी ही होती हैं। तो अगर हम H की कंसंट्रेशन रखते हैं 1 एक्सपोनेंट -7, तो pH के फॉर्मूले में -log 10 की पावर 7 रखेंगे। ठीक है, अब हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 1 एक्सपोनेंट -7, ठीक है, 10 की पावर -7 को 1 एक्सपोनेंट -7 भी लिख सकते हैं। तो जब log a मल्टीप्लाई बाय b लेते हैं तो वो बराबर होता है log a प्लस log b के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि log ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू log a प्लस log b। ठीक है, यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ अप्लाई करी है, -log 1 प्लस -log एक्सपोनेंट -7। ठीक है, अब -log 1 हमें पता है 0 होता है। ठीक है, log की वैल्यू 1, 0 आंसर आता है, तो 0 में पीछे माइनस लगा दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए हमने इसको सिंपल 0 लिख दिया है। और -log एक्सपोनेंट -7 की वैल्यू होती है -7। ठीक है, -7 जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो +7 कर देगा, तो आपके पास सिंपल pH 7 आ गया। तो pH की वैल्यू 7 होती है जब वाटर की कंसंट्रेशन 1 एक्सपोनेंट -7 हो। ठीक है, यानी वाटर की एक आयन यानी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 1 एक्सपोनेंट -7 हो। इसी तरह अगर हम POH कैलकुलेट करें तो POH भी होता है। POH की डेफिनेशन बिल्कुल सेम होती है pH के, बस फर्क ये होता है कि pH और POH में हाइड्रोजन आयन की जगह हाइड्रोक्साइड आयन आ जाता है। ठीक है, POH की डेफिनेशन क्या होगी? POH इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयंस कंसंट्रेशन। ठीक है, उसके फॉर्मूले में सिर्फ ये फर्क होगा, H पॉजिटिव की जगह OH नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह log 1/OH नेगेटिव हो जाएगा। और इसी तरह हमें पता है कि कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की भी 1 एक्सपोनेंट -7 होती है। तो यहाँ pH के लिए जो काम हमने किया है, POH के लिए भी वही काम करेंगे और उसका रिजल्ट भी आपके पास 7 ही आएगा। ठीक है, तो POH भी आपके पास 7 ही आएगी। द pH ऑफ 7 रिप्रेजेंट द पॉइंट्स ऑफ न्यूट्रलिटी। ठीक है, pH अगर 7 आती है तो उसका मतलब आपके पास वो सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन, ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। क्लियरली एसिडिक सॉल्यूशन विल हैव pH वैल्यूज विच आर लो, यानी pH की वैल्यूज अगर लो होती है तो उसका मतलब सॉल्यूशन आपके पास एसिडिक होगा या फिर <7। ठीक है, और बेसिक सॉल्यूशन की pH वैल्यूज हमेशा 7 से ज़्यादा होती हैं और मैक्सिमम कितनी होती हैं? 14 तक होती हैं। 14 से आगे कोई pH की वैल्यू नहीं होती। pH स्केल 0 से लेके 14 तक होता है। तो यहाँ पे आपको एक बात क्लियर हो गई कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7 आपका न्यूट्रल पॉइंट है, 7 से नीचे एसिडिक सॉल्यूशन, 7 से ऊपर बेसिक सॉल्यूशन। Thus acidity is measured on a scale from 0 very acidic to 14 very basic। ठीक है, 0 मतलब बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है सॉल्यूशन और 14 मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी pH हम सॉल्यूशन की कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर से डिटरमाइन कर सकते हैं। और manufacturer have developed a universal indicator which goes through a spectrum of colors as the acidity changes, pH number are related to universal indicator colors as follows। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में से जब हम pH कैलकुलेट करते हैं
तो बेसिकली आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर डिफरेंट कलर शो करता है जैसी एसिडिटी चेंज होती जाती है, यानी पीएच नंबर्स जैसे चेंज होते जाते हैं आपके पास डिफरेंट यूनिवर्सल इंडिकेटर डिफरेंट कलर शो करता जाता है। जैसे रेड कलर 0 पे शो करता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, रेड कलर शो कर रहा है तो उसका मतलब उस सॉल्यूशन की पीएच कितनी है, 0 है। अगर ऑरेंज कलर शो कर रहा है तो सॉल्यूशन की पीएच कितनी है, 3 है। इसी तरह येलो कलर की 6 है, ग्रीन की 7 होती है, ब्लू की 8 होती है, डीप ब्लू की 10 है, पर्पल की 14 होती है। ठीक है, तो KOH में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है या KMnO4 है, उसका सॉल्यूशन भी थोड़ा पर्पल टाइप पे होता है, तो वो भी थोड़ा इसी मतलब बेसिक सॉल्यूशन के ऊपर आ रहा होता है। बहरहाल, तो जितना ज़्यादा बेसिक उसका कलर थोड़ा पर्पल टाइप पे होगा अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर उसमें हम डालते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा एसिडिक होगा सबसे ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर के कुछ ड्रॉप्स भी डाले तो आपको रेड कलर शो हो जाएगा। तो यानी वो ये बताएगा कि उसकी पीएच 0 के करीब है। ठीक है, और थोड़ा मिक्स कलर होगा रेड और ऑरेंज के बीच में, तो उसका मतलब उसकी पीएच 0 से लेके 3 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, pH of a solution can be determined by adding a few drops of universal indicator solution। ठीक है, pH किसी भी सॉल्यूशन की आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि कुछ ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर उसमें पुट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा किसी भी सॉल्यूशन की pH कितनी है। जैसे यहाँ पे है बैटरी के जो एसिड होता है, बैटरी एसिड, उसकी pH की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। इसी तरह लेमन जूस में आपकी pH की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होती है, विनेगर में आपकी वैल्यू 3 होती है, और बहुत सारे जिसमें फूड्स हैं, मिल्क की आपकी वैल्यू 6 से लेकर 7 के बीच में लाई कर रही होती है pH वैल्यू। और अगर हम pH कम करते जाएंगे तो इंक्रीजिंग एसिडिटी, यानी उस सब्सटेंस में एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम pH बढ़ाते जाएंगे, यानी 7 से बढ़ा दें, कितनी बढ़ा दें, 8, 9, 10, तो आपकी क्या है, बेसिसिटी बढ़ती जाएगी या अल्केलिनिटी बढ़ती जाएगी। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अमोनिया, लाई, ये सारी क्या हैं, बेसिक हैं बहुत। ठीक है, तो आपके पास सिंपल यही है कि पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पीएच के मीटर्स भी बहुत अवेलेबल होते हैं जिससे आप पीएच की रीडिंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशंस वगैरह की। तो यहाँ पे पीएच का टॉपिक एंड होता है, बाकी इसके हम न्यूमेरिकल्स आगे देखते हैं। ठीक है, वर्किंग एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे सवाल में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.004 मोल पर डीएम क्यूब HCl फुली डिसोसिएटेड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी आपके पास पीएच कैलकुलेट करनी है और HCl की डिसोसिएशन भी बोली गई है कि डिसोसिएट हो चुका है, यानी उसकी मोलैरिटी HCl की हमें गिवन है। जब HCl की मोलैरिटी 0.004 है तो HCl जब टूटता है तो एक H पॉजिटिव में टूटता है, दूसरा Cl नेगेटिव में टूटता है। तो इसकी मोलैरिटी है 0.004, तो H की भी मोलैरिटी वही होगी और Cl की भी मोलैरिटी वही होगी। तो pH कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ H की कंसंट्रेशन। तो H की कंसंट्रेशन भी हमारे पास 0.004 मोल पर डीएम क्यूब होगी, और हम 0.00 मोल को हम 4.0 एक्सपोनेंट माइनस 3 भी लिख सकते हैं। तो हम सिंपल pH के फॉर्मूले में माइनस लॉग 4.0 एक्सपोनेंट माइनस 3 लिखेंगे और वही मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, या डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में भी रख दें तो इसकी वैल्यू आपके पास 0.6 प्लस माइनस 0.6 प्लस 3 ऑलरेडी कैलकुलेट करके 2.40 आ जाएगी। ठीक है, वर्किंग एग्जाम्पल आपके पास 2 है। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज 9.63, कंप्यूट्स इट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आपके पास पीएच सवाल में गिवन है और आपको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली आप क्या करें, सिंपल पीएच माइनस लॉग और यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पीएच जो वैल्यू आपको पता है आप वही लिखेंगे। द प्योर एक्सपोनेंशियल नंबर इज 10 एक्सपोनेंट माइनस 3, कन्वर्टिंग दिस नंबर टू अ मिक्स नंबर। इसको आप सिंपल एंटी लॉग ले लें पीएच का, तो आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, या तो आप एंटी लॉग ले लें या जैसे मैं आपको भी गाइड कर रहा हूँ आप ऐसे कर लें। अगर आप pH में 9.63 रखते हैं, माइनस लॉग जब pH के पास डिवाइड कराएंगे तो वो एंटी लॉग हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, और आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो सिंपली तरीका यही है कि आप 10 की पावर माइनस 6.3 यानी एंटी लॉग अपने कैलकुलेटर में दबाएं, यानी शिफ्ट और लॉग दबाएंगे तो आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा, और उसमें आप नेगेटिव में 9.63 रखेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 2.34 एक्सपोनेंट माइनस 10, जो कि कंसंट्रेशन होगी किसकी, H पॉजिटिव आयंस की। ठीक है, सिंपल है यहाँ पे। देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन दिस सॉल्यूशन इज 2.34 एक्सपोनेंट माइनस 10 मोल पर डीएम क्यूब।
ठीक है, इसके फर्दर बाकी के न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे अपनी प्रोग्रेस टेस्ट में। ठीक है, और थोड़े चेंज होंगे वो न्यूमेरिकल, क्योंकि बोर्ड के पेपर में आपके पास सिंपली ये वाले न्यूमेरिकल नहीं आते, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं। बोर्ड में आपके पास पीएच के कुछ चेंजेस आती हैं, वो हम इसको चैप्टर के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। ओके, बफर सॉल्यूशन हमारे पास नया टॉपिक है, जिसमें हम ये बताएंगे कि किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो पीएच होती है सॉल्यूशन की वो कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है, उसको कांस्टेंट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे पीएच है डिस्टिल्ड वाटर की, वो 7 होती है। ठीक है, और वाटर की पीएच थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं या डिफरेंट गैसेस वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से पीएच के ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है, और जो पीएच है उसको कंट्रोल करना लिविंग सिस्टम से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर हेल्थ के लिए, मतलब फॉर गुड हेल्थ। जैसे ब्लड की पीएच 7.3 होती है, और अगर उसकी पीएच कांस्टेंट नहीं रहेगी, चेंज रहेगी, तो आपकी बॉडी में एसिडिटी हो सकती है। ठीक है, या एसिडिटी की कमी हो सकती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे आपकी बॉडी को मतलब थोड़ा नुकसान हो सकता है, या थोड़ी चेंजेस आ सकती हैं जो नॉर्मल कंडीशंस में होती हैं, वो नहीं हो पाती। यानी 7.3 ब्लड की पीएच बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी होता है, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है आपके पेपर में कि ब्लड की पीएच कितनी होती है, तो 7.3 होती है। तो बेसिकली ब्लड में आपके पास 7.3 पीएच कांस्टेंट रखने के लिए हमारी बॉडी कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रही होती है, और वो कैसे परफॉर्म करती है वो आपके पास बफर सॉल्यूशन में आ जाता है कि हमारी बॉडी में भी वही सॉल्यूशन या वही प्रोसेस थ्योरी हो रही होती है। A solution which tends to resist changes in pH is called buffer solution। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को चेंज होने से रोकता है। ठीक है, बफर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये मिक्सचर होता है किसका? वीक एसिड का और उसकी कॉन्जुगेट बेस का। ठीक है, अब ये कॉन्जुगेट बेस क्या है? यानी स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट। ठीक है, ये उसका मिक्सचर होता है, यानी आपके पास जो है कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ये आपके पास सिंपल है, जैसे वीक एसिड है, हम इसकी एग्जांपल आगे देखेंगे। और दूसरा आपके पास एक और मिक्सचर होता है वीक बेस के साथ और कॉन्जुगेट एसिड के साथ। इट्स मीन्स डेट बफर इटसेल्फ मे बी एसिडिक और बेसिक। इसका मतलब ये है बफर आपके पास या तो एसिडिक भी हो सकता है या बेसिक भी हो सकता है। मिक्सचर ऑफ CH3COOH। ठीक है, ये वीक एसिड है और आपके पास एक कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस यानी अगर हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो CH3COONA बनेगा। ठीक है, यानी कॉन्जुगेट बेस का मतलब ये होता है कि आपके पास वो रिजल्ट जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हो। कॉन्जुगेट बेस मीन्स कि ये मिक्सचर होता है, यानी कॉन्जुगेट बेस मिक्सचर होता है किसका? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। अगर हम वीक एसिड यानी CH3COOH को स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपके पास CH3COONA बनता है, जो कि हम इसको कॉन्जुगेट बेस बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये मिक्सचर है किसका? वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस का, जो हम एसिडिक बफर कहलाता है। इसी तरह मिक्सचर ऑफ NH4OH एंड NH4Cl इज बेसिक बफर। ठीक है, ये आपके पास बेसिक बफर है क्योंकि यहाँ पे आपके पास वीक बेस आ गई है और एक कॉन्जुगेट एसिड आ गया। अब ये कॉन्जुगेट एसिड कैसे आया है? ये कॉन्जुगेट एसिड ऐसे आया है कि जब हमने HCl में NH4OH मिला दी है। ठीक है, यानी इस वीक बेस में हमने HCl मिला दिया। ठीक है, ऐसे कर लें, जब हमने इस वीक बेस में NH4OH में स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया HCl, तो क्या हुआ? NH4Cl हमें मिल गया। तो ये आपके पास कॉन्जुगेट एसिड हुआ। प्रिपरेशन क्या होती है बफर सॉल्यूशन की? अब बफर सॉल्यूशन इज स्पेसिफाइड पीएच वैल्यू। किसी भी बफर सॉल्यूशन की एक पीएच वैल्यू उसकी स्पेसिफाइड होती है। जो भी एसिडिक बफर हो या बेसिक बफर हो, उसकी अपनी एक पीएच वैल्यू होती है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट। ठीक है, इसको कैसे हम बना सकते हैं? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट का मतलब एसिडिक बफर बना रहे हैं अभी हम। ठीक है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट। तो वीक एसिड आपके पास क्या है? CH3COOH वीक एसिड हो गया। स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट CH3COONA, ये आपके पास किसके बराबर होगा? बफर सॉल्यूशन के बराबर। क्लियर है? वीक एसिड डिसोसिएशन कैसे होगी? CH3COO में होगी और एक H पॉजिटिव में होगी। यानी जब वीक एसिड डिसोसिएट होगा सॉल्यूशन में तो CH3COO नेगेटिव में टूटेगा और एक H पॉजिटिव में टूटेगा।
स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट की डिसोसिएशन कैसे होगी, CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में होगी। ठीक है, सिंपल है, CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड इन एसिडेट बफर, अगर इस एसिडेट बफर यानी इस बफर सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर दें, अगर हम HCl ऐड कर दें, तो additional H positive ions in the solution will combine with the CH3COO negative ion to produce undissociated acetic acid and the pH will remain same। इसका मतलब ये है, जब हम H पॉजिटिव यानी HCl में हम H पॉजिटिव मतलब HCl जब डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव मिलेंगे तो और ज़्यादा H पॉजिटिव आयन हो जाएंगे, तो इसका मतलब आपके पास H की कंसंट्रेशन बढ़ गई हाइड्रोजन की। जब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो इसका मतलब आपका इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा CH3COOH बनना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका पीएच चेंज नहीं होगा, वापस से पीएच उसी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, ये होता है, यानी आपके पास CH3COO फिर से H के साथ मिलके वापस से CH3COOH बन जाएंगे और आपकी पीएच वैल्यू सेम हो जाएगी वापस। ठीक है, इसी तरह आपके पास बेसिक बफर का भी होता है कि अगर हम बेसिक बफर सॉल्यूशन है, ठीक है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन में बेसिक बफर सॉल्यूशन है, उसमें हमने बेस ऐड कर दी है, तो उससे आपके पास क्या होगा, जब बेस ऐड करेंगे तो आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपके पास कंसंट्रेशन किसकी कम हो जाएगी, CH3COOH की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे CH3COOH के साथ अगर NaOH डाल दिया, ठीक है, NaOH से क्या होगा, आपके जो H पॉजिटिव आयन है वो OH से मिल जाएंगे। ठीक है, और आपके पास ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी बनेगी, CH3COO की, क्योंकि आपके पास जब हाइड्रोजन वाटर के साथ मिलेगा, मतलब OH के साथ मिलेगा, जो हमने बेस डाली है, तो वाटर बन जाएगा। उसके अलावा आपके पास जो CH3COO नेगेटिव आयन है वो आपके NaOH के Na के साथ मिल जाएंगे और एक सॉल्ट बना देंगे। ठीक है, जब सॉल्ट और वाटर बनता है तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो यहाँ पे आप बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं जब बेस डलती है। ठीक है, जब बेस डलती है तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, और जब एसिड डलता है तो वापस से अनडिजॉल्व सॉल्ट बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पीएच चेंज नहीं होती है। ठीक है, जैसे ये रहा CH3COOH, जब OH के साथ मिलेगा तो आपके पास CH3COO नेगेटिव आएगा और H2O बन जाएगा। अब ये CH3COO नेगेटिव यहाँ OH नेगेटिव के साथ जो पॉजिटिव होगा उसके साथ मिलकर सॉल्ट बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ऐसे भी हो सकता था CH3COOH प्लस NaOH, ठीक है, और CH3COONA प्लस H2, ये रिएक्शन होना चाहिए था। ठीक है, इसको हम फर्दर देख लेते हैं कि आपके पास ये एसिटिक एसिड है और ये हमारे पास बेसिक बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हम NaOH ऐड करवा रहे हैं, NaOH, तो NaOH में से जो OH होगा वो इस H के साथ मिलके वाटर बनाएगा। ठीक है, और वापस जो Na होगा यहाँ OH के साथ वाला, वो Na आपके पास CH3COOH के साथ COO के साथ मिलके NaCH3COO बना रहा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी कंसंट्रेशन किसकी बढ़ जाएंगी, आपकी सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएंगी, और सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएंगी तो वापस से क्या होगा, आपकी पीएच सेम रह जाएगी। इसी तरह CH3COONA में जब आप ऐड करवाएंगे HCl, ठीक है, एसिडिक में, यानी HCl ऐड करवा दे तो H पॉजिटिव आयन आपके CH3COOH के COO नेगेटिव के साथ मिलके CH3COOH बनाएंगे। ठीक है, यहाँ H मिस हो गया, ये क्रॉप हो गया इससे, तो यहाँ पे CH3COOH है, और जिसकी वजह से आपके पास CH3COOH बनेंगे, और इसकी मदद से आपकी पीएच वापस से अपनी ही पोजीशन पे आ जाएगी, और ये सब इक्विलिब्रियम के जरिए ही हो रहा होता है। ठीक है, ओके, लास्ट टॉपिक हमारी इस चैप्टर का न्यूट्रलाइजेशन है, और ये क्या होता है, when two substances acid and base having opposed properties are allowed to react, salt and water are produced। जब दो सब्सटेंस जैसे एसिड और बेस हैं और उन दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हों और वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें और आपका प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर बने, उस रिएक्शन को आप कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, सिंपली जब एसिड बेस मिलता है तो आपके पास सॉल्ट और वाटर बनता है, तो ऐसे रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है,
इसी तरह आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो एक कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी। HCl और NaOH जब मिल रहा है तो आपके पास Cl Na से मिलेगा और बना देगा सॉल्ट NaCl नमक, उसके अलावा H आपके पास मिलेगा OH के साथ और बना देगा वाटर H2O। तो ये आपके पास रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन कहलाता है। In all these neutralization reactions, hydrogen ion of the acid combines with the hydroxide ion of the base to form water। जितने भी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है उसमें जितने भी हाइड्रोजन आयन होते हैं एसिड के वो कंबाइन हो जाते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ बेस के साथ, ठीक है, यानी वाटर बना देते हैं बेस के OH नेगेटिव आयंस के साथ मिलके। द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड एंड हाइड्रोक्साइड आयंस ऑफ अल्कलीज टू प्रोड्यूस वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। दूसरी डेफिनेशन भी ये है कि जब आपके हाइड्रोजन आयन एसिड्स के रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयंस किसके बेस के साथ और वो बना दें वाटर, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। H पॉजिटिव एसिड्स के H पॉजिटिव आयंस, OH नेगेटिव बेस के OH नेगेटिव आयन जब रिएक्ट करें और H2O बना दें तो इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। It may be pointed out that the salt formed as a result of complete neutralization are normal and those produced by partial neutralization are either acidic or basic salt। इसका मतलब ये है कि ऐसे सॉल्ट जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से मिलते हैं वो नॉर्मल सॉल्ट कहलाते हैं, जैसे NaCl कहला रहा है, और ऐसे सॉल्ट जो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से मिलते हैं या तो वो एसिडिक होते हैं या फिर वो बेसिक होते हैं। जैसे NaHSO4 है वो आपके पास एसिडिक सॉल्ट है, सोडियम बाइसल्फेट ये एसिडिक सॉल्ट कहलाता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड आपके पास बेसिक सॉल्ट कहलाता है क्योंकि ये पार्शियली न्यूट्रलाइज होते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, यहाँ पे हम इस चैप्टर को एंड करते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जहाँ पे भी क्वेरी हो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोग्रेस टेस्ट 7 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। So if you have any queries related to any topic or any chapter, you can contact us on Gmail ID, or as well as you can contact us on WhatsApp number. And also if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you so much.